अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आशिता है। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। ठीक है बेटा। तो देखिए, इसमें हमने जो पीछे जो टॉपिक स्टडी किए हैं वो हमने क्या स्टडी किए हैं कि हमारे पास जो है रेजोल्यूशन क्या होती है और इसके अलावा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा। आज जो हमने पढ़ना है, एक यूनिक टॉपिक पढ़ना है, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। कहते हैं हमने जो स्टडी किया ना, पहले हमने कहा कि एक्स रेज को साइंटिस्ट ने कोशिश की कि क्यों ना हम एक्स रेज को भी ना डायफ्रैक्ट करा के देख सकें, क्योंकि हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि डिस्कवर की थी विलियम रॉन्गटन ने, रोंटगन ने। ठीक है। तो इसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, और वेवलेंथ ऑलमोस्ट कितनी है, 0.1 नैनोमीटर। तो जरा देखें अब क्या इसका इसकी भी डायफ्रैक्शन पॉसिबल है। अगर तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो बाकी दूसरी वेव की तरह इसकी भी डायफ्रैक्शन हो जानी चाहिए। तो फिर उसके लिए ना हमने कहा इतनी छोटी स्लिट किसी भी मटेरियल के थ्रू बनाना कि उसमें इतने स्मॉल स्मॉल स्लिट स्पेसिंग हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास मैक्स वॉन ल्यू ने सजेस्ट किया कि क्योंकि डिफरेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, उनका जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी स्लिट्स की तरह ही होता है, और उनकी भी जो होती है स्पेसिंग होती है वो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, 0.1 नैनोमीटर जितनी ही होती है हमारे पास क्रिस्टल्स की एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है। तो क्यों ना हम उसको यूज करके देखें इसकी डायफ्रैक्शन के लिए, और उसको एज अ स्लिट यूज करें, यानी क्रिस्टल को एज अ स्लिट यूज करने। उसके अंदर एटम्स की जो स्पेसिंग है वो ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी इसकी वेवलेंथ है हमारे पास एक्सरेज की। तो क्यों ना उसको यूज करके देखें। तो हमने क्या किया, इस टेक्निक को यूज किया, और तो वाकई ऐसा हुआ कि हमारे पास जो थी ना ये एक्सरे जो है वो डायफ्रैक्ट हो गई। और जो इसका डायफ्रैक्शन का मेथड था वो ये इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि एक्सरे की कोई भी सोर्स, कोई भी कोलोमीटर से एक्सरे को बम्बार्ड किया गया। ये हमारे पास जो आगे मटेरियल यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है ये बेसिकली क्रिस्टल है। ठीक है। लाइट इससे पास होने के बाद ये इस क्रिस्टल से टकराई है। टकराने के बाद क्या हुआ है, ये इस तरह का फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या बनाया है, पैटर्न बनाया है जो कि डॉट डॉट्स के फॉर्म में है। डॉट डॉट्स बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, कुछ इस तरह का पैटर्न है। इसी पैटर्न को हमने क्या नाम दिया, ल्यू पैटर्न नाम दिया। और ये ल्यू पैटर्न को दोबारा उन्होंने एक और तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये पैटर्न क्या शो कर रहा है, इसके जरिए हम क्या शो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पोजीशंस और इंटेंसिटी डिफरेंट स्पॉट्स की, और इसके जरिए हम बेसिकली क्रिस्टल के डिफरेंट पोजीशन, जो एटम्स की पोजीशन है उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो साथ में बिल्कुल एक और पैटर्न दिया हुआ है, ये है एक क्रिस्टलाइन एंजाइम का पैटर्न है कि, और वो किस लिए शो किया गया, स्विरलिंग पैटर्न बेसिकली हमारे पास रिजल्ट हुआ था। इसमें हमने वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज की, यानी बहुत कम वेवलेंथ से लेकर बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली इंटेंसिटी वाली हमने वेवलेंथ यूज की हमारे पास एक्सरे की। तो हमारे पास ये पैटर्न आया है जो कि क्रिस्टलाइन एंजाइम का है। ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप देख सकती हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एटम्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, क्या क्या अरेंजमेंट है उसके अंदर एटम्स की। तो ये हम इसमें स्टडी कर सकते हैं एंजाइम की। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने लगे कि आखिर हमने कैसे इसका पैटर्न से निकाला। हमने कहा हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं उनकी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में हमें पता है उसका एक यूनिट सेल होता है, और यूनिट सेल की जो हमारे पास विड्थ लेंथ होती है, एच लेंथ होती है क्यूबिक की, वो क्या होती है, A होती है। ये उसका बेसिकली यूनिट सेल है जो कि रिपीटेटिव सेल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए Na का यूज होता है। हम कहते हैं इसमें हमने जरा आराम से देखा ना इसको जरा डिटेल में, तो हमने देखा कि इसके तो प्लेन्स हैं। ये ऊपर वाला प्लेन है जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट प्लेन, और इसके बाद ये दूसरा प्लेन है। ये शेडेड एरिया बेसिकली क्या है, इसके प्लेन्स हैं। प्लेन्स हम कहते हैं टू डायमेंशनल एरिया को प्लेन कहते हैं। तो हम इसके बारे में स्टडी करने लगे। हम कहते हैं हम खास एंगल पे अगर इंसिडेंट बीम को, लाइट को इंसिडेंट करें जो थीटा एंगल बनाए, एंगल थीटा बनाए, तो वो क्या करेगी, अपर प्लेन से भी रिफ्लेक्ट होगी और लोअर प्लेन से भी रिफ्लेक्ट होगी। जो अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी वो थोड़ा रास्ता कवर करेगी, जबकि लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट होने वाली, ये देखिए यहाँ से भी इतना डिस्टेंस तो ऊपर वाले के बराबर है, लेकिन ये जो थोड़ा सा पाथ लेंथ है ये वाली इतनी, ये जो है वो एक्स्ट्रा तय की। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी ये जो रिफ्लेक्टिव बीम है इतना डिस्टेंस तो उसके बराबर ही है, लेकिन ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा तय किया है। तो हम ये कहते हैं ये जो 2d साइन थीटा है ये इक्वल किसके है, पाथ डिफरेंस के, जो कि किसमें इक्वल होगा। अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है इस एंगल पे तो ये इक्वल किसके होगा, एम लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के, जैसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पढ़ते आए हैं। ठीक है।
वही चीज कि 2D साइन थीटा होगा m लैम्डा के और m इक्वल टू होगा 1 2 3 सो ऑन के, और ये क्या है हमारे पास ब्रैग्स लॉ है। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक था हमारा इसी से रिलेटेड था कि हमने स्टडी किया कि हम क्रिस्टल से एक्सरे का डायफ्रैक्शन देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा हाँ ठीक है इसने डायफ्रैक्शन करा दिया, इसका मतलब है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी इस वाले प्रोसेस के थ्रू यूज किए जा सकते हैं 2D साइन थीटा से। अब हमें अगर वेवलेंथ पता हो कि हमने कौन सी यूज की है, हमें एंगल पता हो सकता है, पता ही होगा कि हमने किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाया है, किस एंगल पे हमने रखी हुई थी लाइट। तो हम डी बेसिकली जो हमारे पास एटॉमिक स्पेसिंग है डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट, ये जो हमारे पास डिफरेंट प्लेन है, यानी इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान ये जो डी कितना डिस्टेंस है ये मेजर कर सकते हैं, हम क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव, इसी के साथ इस कोर्स का भी ये लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। इसके बाद ये हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। ठीक है तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइट वेव होती क्या है। बेटा लाइट वेव आपको पता है कि 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल से मुराद है कि एक डायरेक्शन में किसी एक एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे इन्होंने वाई डायरेक्शन में दिखाई है, किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसे जी डायरेक्शन में ये भी दिखाई है, और इसके परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। वी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और सी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइट है इसलिए हमने सी से डिस्क्राइब किया इसकी स्पीड को। ठीक है तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास लाइट वेव की डिटेल है कि किस तीनों एक्सेस में उसका कोई एक चीज होगी। एक एक्सेस है फॉर एग्जांपल वाई एक्सेस, तो उसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जी एक्सेस में है मैग्नेटिक फील्ड, और सी एक्सेस में एक्स एक्सेस में क्या है उसकी डायरेक्शन है, यानी वो इस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है हम कहते हैं जब हमारे पास लाइट एमिट होती है किसी भी एटम से, या जो कि लाइट सोर्स हो सकता है, यानी लाइट को एमिट करने वाला हो सकता है, तो उससे किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती। जो ये ई है ना हमारे पास, इसमें हमने दिखाया हुआ है वाई डायरेक्शन में, लेकिन हो सकता है किसी और एमिट, एक एटम ने वाई डायरेक्शन में एमिट की, दूसरे एटम ने सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी, ओरिएंटेशन दी, और तीसरे वाले ने हमारे पास हो सकता है एक्स डायरेक्शन में दी। यानी हर तरह की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन हो सकती है, अलग अलग एटम अलग अलग डायरेक्शन में एमिट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक खास तरह की, जो सारी 100 है 100 में से अगर 25 भी वाई डायरेक्शन वाली हैं तो हम उनको अलग कर लें। तो जब हम उनको अलग कर लेंगे तो वो लाइट क्या कहलाएगी, पोलराइज कहलाएगी, कि जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन एक है, और बाकी सारियों को हम एक्सपेल कर देंगे, माइनस कर देंगे या उन्हें रिमूव कर देंगे। उसके मेथड भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है इसको हम दोबारा जरा पढ़ेंगे। हम कहते हैं हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट थी जिसमें ई की डायरेक्शन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है, ये बाकी सारी चीजों को आप अंडरस्टूड है कि ई के परपेंडिकुलर है बी और जो सी है। ठीक है हमने सिर्फ ए को शो ई को शो किया कि वो कह रहे हैं कि ई की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जो लाइट आ रही है, काफी सारी लाइट रेज हैं, उसमें किसी की डायरेक्शन वाई में है, किसी की जी में है, किसी की एक्स डायरेक्शन में है, किसी की डॉट शो कर रही है कि हमारी तरफ आ रही है, कुछ इस तरह की डायरेक्शन है। ठीक है हम क्या करें, इस सारी लाइट को किसी एक डायरेक्शन सिर्फ वाई एक्सिस पे, जो हमारे तरफ आने वाली लाइट है उसको सिर्फ वाई एक्सिस पे ई की डायरेक्शन को लिमिट कर दें, सिर्फ इनमें सारियों में से सिर्फ चुन के ये वाली अलग कर लें, तो ये वाली लाइट क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। इससे पहले भी हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट पढ़ चुकी हैं, तो जिसका एंगल जिसके हम कहेंगे कि ये अगर वाई डायरेक्शन में इसकी ई है और एक्स डायरेक्शन में हमारी तरफ इसकी क्या है डायरेक्शन है ऑफ मोशन है, तो ये क्या कहलाएगी, एक्स वाई प्लेन पे हमारी कहलाएगी, तो ये इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा। ओके बेटा अब इसके आगे हम लोग पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं। टोटल 4 मेथड हमने पढ़ने हैं लाइट को पोलराइज करने के, यानी इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, यानी ये बाकी जो ये 3 तरह की डायरेक्शन है इनको ऑब्जॉर्व कर लिया जाए, सिर्फ ये एक ऑब्जॉर्व वो जो लाइट वाली डायरेक्शन है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाए। तो ये किस तरह किए जा सकती है, सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन से। ठीक है हम कहते हैं इस मेथड के लिए कुछ खास मटेरियल्स होते हैं जो डिस्कवर हुए थे। डिस्कवर किसने किए थे, EH लैंड ने डिस्कवर मटेरियल किया था, जिसे उसने क्या कहा था, पोलराइड कहा था। ठीक है पोलराइड कहते हैं ऐसे मटेरियल से फैब्रिकेट होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि चेन जो है बिल्कुल सीधी हो जाए। यानी जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा या धागे हैं ना, तो आपने उनको एक साइड से
खींचा ताकि धागे बिल्कुल सीधे सीधे एक स्ट्रेट पाथ में हो जाए। तो ये हमारे पास क्या बन गई, शीट वो बन गई। शीट को फिर हमने क्या किया, आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वो गुड कंडक्टर बन गई, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब हमारे पास लाइट उस पर इंसिडेंट होती है जो कि हाइड्रोकार्बन चेन्स के पैरेलल हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन्स के जो वो पैरेलल हो, तो वो क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्सेलरेट कर देती है। इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर मौजूद है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हाइड्रोकार्बन की चेन के पैरेलल होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आगे से आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कंडक्शन बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। जिससे क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी है हमारी लाइट वेव की, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर लेंगे, यूज कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, और वो जो पैरेलल टू चेन्स था ना हमारे पास, वो सारी की सारी लाइट वेव फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अब्सॉर्ब हो गई, यूज हो गई एनर्जी उसकी। लेकिन अगर जो परपेंडिकुलर बॉली होगी, वो क्या करेगी, जो परपेंडिकुलर वाली होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर में है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे स्टिल खड़े रह जाएंगे। और उसकी मदद से वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस डायरेक्शन वाली जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी मटेरियल से विदाउट किसी भी इफेक्ट के। तो हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल वालों को ऑब्जॉर्ब कर लिया, परपेंडिकुलर वालों को आने दिया बाहर, यानी लाइट को उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड कर दिया। ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं कि वो जो एक्सिस जो कि मॉलिक्यूलर चेन के परपेंडिकुलर है, जो कि लाइट को जाने दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन एक्सिस कहलाएगा। और से सुनेंगे, मॉलिक्यूलर चेन्स के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस है, जो कि परपेंडिकुलर वाली रेस को जाने दे रहा था, वो क्या कहला रहा है, ट्रांसमिशन एक्सिस। अब हम ट्रांसमिशन एक्सिस के लिहाज से बात करेंगे। ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जो होगी वो पास हो जाएगी, जो ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो पास नहीं होगी। ये दोबारा सुनेंगे, ट्रांसमिशन एक्सिस और मॉलिक्यूलर चेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर चेन्स के पैरेलल वाली पास नहीं होती, परपेंडिकुलर वाली पास हो जाती हैं। अब मॉलिक्यूलर चेन्स के परपेंडिकुलर है ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाली पास हो जाएंगी, परपेंडिकुलर वाली पास नहीं होंगी, अब्सॉर्ब हो जाएंगी परपेंडिकुलर वाली। ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने ना अब इसको जरा डिटेल्स स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये काम होता कैसे है, कि हम कैसे इसको जो लाइट को है वो पोलराइज करवा सकते हैं, और बिल्कुल ही रिफाइन करके स्मॉल एंगल पे। ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास अनपोलराइज लाइट थी, हमने यहाँ पे हमारे पास पोलराइजर रखा। ठीक है। पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस दिखाई हुई है, इसका मतलब है वर्टिकल वाली को पास होने देगा, बाकी तमाम तरह की को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अब जो वर्टिकल वाली है उसके सामने हमने दोबारा एक और पोलराइजर ही बस बेसिकली रखा है, लेकिन इसका नाम अब दूसरे वाले को हम कहते हैं एनालाइजर। एनालाइजर वाले का काम है कि किसी खास एंगल पे हमें लाइट चाहिए हो, तो हम पोलराइजर के बाद हम एक एनालाइजर लगा देते हैं ताकि वो एंगल थीटा पर हमें लाइट दे सके। एनालाइजर का काम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए क्या होगी, इसमें से गुजरने के लिए दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो ये इस वाले एंगल के पैरेलल कंपोनेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, जिसकी अब देखिए वैल्यू इससे जो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो दोबारा अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, एंगल थीटा पे हमें एक पोलराइज्ड कंपोनेंट मिल गया, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो थीटा है ये बेसिकली मैयर है, ये इस वाले एक्सिस का और ये इस वाले एक्सिस का, ये था वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल लाइन प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालना चाहें तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस थीटा, थीटा आई मैक्स हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है पोलराइजर की, तो और कॉस थीटा हमारे पास वो एंगल है जो कि हमारे पास किसके दरमियान में है, दोनों एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान में बन रहा है। इस वाली जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे मॉलेस लॉ कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बहरहाल इसे मॉलेस लॉ कहा जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या निकलेगी हमारी जो हमारे पास पोलराइज लाइट होगी उसकी। अच्छा, नंबर 3 पे है हमारे पास पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी अब हम इसमें देखेंगे कि हम रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे पोलराइजेशन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए डायरेक्ट हम आ जाएंगे हमारे डायग्राम पे, डायग्राम में ही हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे पास जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी भी ग्लास पे तो क्या होता है, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कंपोनेंट होता है रिफ्रैक्टिव और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव। अब हमारे पास कुछ एंगल पे क्या होता है, दोनों तरफ पे, यहाँ पे भी ये पार्शली पोलराइज
पोलराइज्ड आई है और यहाँ पे भी पार्शली पोलराइज्ड। और देखेंगे कि इसमें डॉट जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब कर रही है आउट ऑफ द ये पेज, यानी पैरेलल टू द जो हमारा प्लेन है उसके, और जो दूसरी है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हमारे पास इस वाले में भी देखें डॉट और एरोज दोनों है, इसमें भी डॉट और एरोज दोनों है। हम कहते हैं हम ये एंगल को यूं बढ़ाते जाते हैं या कम करेंगे, कुछ एक खास एंगल आएगा जिसे हम थीटा पी पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, जिसपे ये वाली जो लाइट है इसमें जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी वो सारी की सारी डॉट वाली यानी पैरेलल टू द प्लेन वाली रह जाएगी, जबकि दूसरी डिफ्रेक्टेड बीम जो होगी वो पार्शली पोलराइज होगी, यानी उसमें कुछ कंपोनेंट दोनों के मौजूद शामिल होंगे। तो ये जो खास एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन एंगल कहेंगे। ठीक है, पोलराइजिंग एंगल थीटा पी कहेंगे। बेसिकली ये हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, और इसी एंगल को कभी कभी क्या कहा जाता है, ब्रूस्टर्स एंगल कहा जाएगा। और ब्रूस्टर्स का फॉर्मूला हमने कैसे, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन n1 sin थीटा 1 over sin थीटा 2 वाले फॉर्मूले के जरिए हमने निकाला हुआ है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, sin थीटा p n2 over n1 वाली वैल्यू आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा 2 की वैल्यू को बेसिकली उन्हें तो कॉस थीटा पी के इक्वल किया है, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हो गए। अब इसके बाद चौथा प्रोसेस हमारे पास क्या है, डबल रिफ्रैक्शन। हम कहते हैं कुछ खास 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक होते हैं अमॉर्फस जिसमें क्या होता है, रैंडम ऑर्डर होता है। हम कहते हैं अमॉर्फस जो होते हैं ना, वो जो मटेरियल्स होते हैं उसमें ना हर तरफ सेम तरह का डिस्टर्बेंस फैली हुई है, इसी तरह हर तरफ सेम तरह की ही ना रुकावट है लाइट के फ्लो होने में, लाइट के पास होने में। तो हम कहते हैं तमाम जगहों में ना जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तकरीबन सेम ही होता है, बराबर होता है। जैसे कि ग्लास हम कहते हैं अमॉर्फस है, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम एक सिंगल इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ खास मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि कैल्साइट या क्वार्ट्ज वगैरह, जिसमें क्या होता है तमाम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं होती, इसीलिए हम उसके कहते हैं कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंडेक्स का डबल होगा। इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो उसे इसलिए हम उन मटेरियल्स को कैल्साइट या क्वार्ट्ज वगैरह को डबल रिफ्रैक्टिंग भी कहते हैं या बाय रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं, मटेरियल्स भी कहते हैं। हम कहते हैं एक जो उसका जो बाय रेफ्रिजरेंट मटेरियल्स होता है वो जो भी अनपोलराइज लाइट होती है उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। एक पार्ट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे और दूसरी पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे वो होती है जो पैरेलल होती है हमारे जो प्लेन है उसके, और जो दूसरी होती है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। अब हम कहते हैं इन दोनों की मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि स्पीड भी डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें स्पीड क्या होती है, सेम हो सकती है। ठीक है, और इसमें कोई खास एक स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऑर्डिनरी रे होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम कहेंगे एन नॉट, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी उसे कहेंगे एन ई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर हम किसी कोई एक ऐसी खास डायरेक्शन होगी जिसे हम ऑप्टिक एक्सिस कहेंगे, यानी हम कहते हैं कि ये कोई खास एक डायरेक्शन हो सकती है जिसमें क्या होगी, वेव की स्पीड सेम होगी। हम कहते हैं अगर हम यहाँ पे सोर्स रखें तो जो हमारे पास ऑर्डिनरी रेज होंगी वो क्या बनाएंगी, ऑर्डिनरी रेज का सोर्स रखा जाए तो वो क्या बनाएंगी, सर्कुलर वेव्स बनाएंगी, जबकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे रख दिया जाए तो वो एलिप्टिकल रेज बनाएंगी। लेकिन एक खास डायरेक्शन ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जो होगी उनकी पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, यानी स्पीड ऑफ वेव दोनों की उस डायरेक्शन में सेम होगी। इस डायरेक्शन में देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड ज्यादा है जबकि ऑर्डिनरी की स्पीड क्या है, कम है। जबकि इस डायरेक्शन में ऑप्टिकल एक्सिस एक खास एक्सिस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अलोंग क्या होगी, जो स्पीड होगी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसको बेटा बेसिकली ज्यादा नहीं करना, इसमें सिर्फ इतना सा यहाँ थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो कुछ प्लास्टिक्स और ग्लास होते हैं जिनको अगर स्ट्रेस दिया जाए यानी उनके ऊपर दबाव डाला जाए, दबाव कैसे हो सकता है, वेट से, या उनको स्ट्रेच किया जाए या फिर उन्हें कंप्रेस किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या वो बाय रिफ्रिंजेंट बन जाते हैं और ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले पैराग्राफ में इस वाली डिटेल के बाद कि आपने पेज पे कुछ लिखा हुआ है, ऊपर आपने ये कैल्साइट का मटेरियल रख दिया है, कोई इस तरह बाय रिफ्रिंजेंट मटेरियल रख दिया है।
कहते हैं अगर आप इस ये जो ग्लास है ना इसको रोटेट करेंगे ऐसे पकड़ के ना जैसे घुमाएंगे, तो आपको किसी पॉइंट पर नीचे लिखे हुए लफ्ज नजर आएंगे और किसी पॉइंट पर नीचे लिखे हुए लफ्ज नजर नहीं आएंगे। ये इसी वजह से है कि जब लाइट पोलराइज होकर बाहर आ रही है तो अब आपको किसी पॉइंट पे नजर आ रहा है, किसी पॉइंट पे बिल्कुल कोई लाइट बाहर नहीं आ रही किसी एंगल पर, तो वो बिल्कुल भी लाइट नजर नहीं आ रही। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कुछ मटेरियल्स का, कैल्साइट का, क्वार्ट्ज का, सोडियम नाइट्रेट का। इसको वैल्यूज इसकी ये याद कर लेंगे कौन कौन से मटेरियल्स जो होते हैं वो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, इनके नाम याद कर लेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है, जिंक सल्फाइड, जिंक क्लोराइड वगैरह, ठीक है। और ये वाली चीज किस में यूज होती है, हम कहते हैं हम डिफरेंट प्लास्टिक के मोनूमेंट्स बने हुए को ना स्ट्रेस देते हैं, और स्ट्रेस देने से जो उसके उसमें उसका बायो रिफ्रेंजेंट बन जाना हमें ना ये इस तरह का पैटर्न देता है, लाइट इस तरह के कलर शो करने लग जाती है जब लाइट उसमें से गुजरती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ऑप्टिकल स्ट्रेस देने के बाद के कौन से वीक पॉइंट है जो कि क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, हमारे मॉडल के कौन से पॉइंट अच्छे नहीं है, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए बेसिकली, या स्मॉल टूल्स बनाने के लिए भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं ताकि हम एक स्टेबल अच्छी चीज बना सकें। ठीक है बेटा। अच्छा, लास्ट में है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग के। स्कैटरिंग के थ्रू हम कह रहे थे पोलराइजेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सूरज की रोशनी जो है वो स्कैटरिंग के जरिए, हम आसमान में देखें तो हर जगह रोशन नजर आ रही है, हर जगह चमक चमक ही नजर आ रही है, चाहे जिस तरफ देखें दिन में। तो ये क्या वजह है कि एग्जैक्ट सूरज वाली जगह पे देखें तो उसके अलावा हम किसी और डायरेक्शन में भी देखें तो भी हमें चमक नजर आ रही है। किस वजह से लाइट हो गई है स्कैटर। स्कैटर होने की वजह क्या है कि लाइट आई थी हमारे पास, जब अनपोलराइज लाइट आई थी वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक हुई, एयर मॉलिक्यूल्स ने क्या वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी, किसी ने किस डायरेक्शन में, किसी ने किस डायरेक्शन में, और वो उस डायरेक्शन वाली लाइट हमारे पास क्या कर दी, नीचे पहुंचा दी हर डायरेक्शन में। हम थोड़ा थोड़ा एंगल भी चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास हर डायरेक्शन में लाइट आती हुई, स्कैटर्ड होती हुई लाइट नजर आ रही है। तो ये इससे हम किसी खास जगह पे कुछ खास एंगल पे पोलराइज हुई हुई लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कुछ खास एक रैंडम सा व्यू इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट की हमारे पास ये एप्लीकेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटीज। ठीक है, हम कहते हैं कि हम लाइट को एक खास आने वाली लाइट को एक खास डायरेक्शन में बेंड करवा सकते हैं, खास डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू। हम कहते हैं हाँ, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन बनाया जाए ना तो वो अंदर स्टेबल एक स्टेशनरी स्टेट में नहीं होते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, कुछ मटेरियल रोटेट कर रहे होते हैं। और वो रोटेट करने वाले मटेरियल्स की उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। कॉमन शुगर अगर डिसॉल्व कर दिए जाए, शुगर डेक्सट्रोज अगर डिसॉल्व कर दी जाए तो उसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो होता है कि वो स्टेबल नहीं होता। डेक्सट्रोज अंदर क्या कर रही होती है, कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही होती है। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। इसके अलावा जो हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडीज लगाते हैं अपने कैलकुलेटर्स में, उसमें भी क्या वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। तो उसी की वजह से हमारे पास क्या हो रही होती है, रीडिंग्स आ रही होती हैं। अगर हम पोलराइज जो ग्लासेस हैं वो यूज करके उसे देखें तो हमें उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खास वो क्लियरली विजिबल हो रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के है, इसकी एप्लीकेशन है पोलराइज लाइट को किसी खास डायरेक्शन में पोलराइज कराने के लिए, बेंड कराने के लिए। ये मटेरियल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं कि उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी क्या कंपोजिशन वगैरह है, एडीसी। बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, इसके साथ ही हमारा ये बिल्कुल ही सब्जेक्ट ही इसके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, कोर्स आउटलाइन इसकी कंप्लीट हो गई है लाइट एंड ऑप्टिक्स की। आपने अब इसको स्टडी करना है, जो भी इसमें मसले मसाइल हों वो मुझसे पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, इसके बाद हम अपने कोई न्यू नेक्स्ट टॉपिक कोई नेक्स्ट कोर्स स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।